वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास में। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम अपने हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो जेड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर से देखना। चलिए बिना किसी देरी के आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन से समूह में सभी एक बीजपत्री फसलों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी है, उसमें जो केला है, खजूर है और प्याज है, ये तीनों के तीनों एक बीजपत्री होते हैं, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जो पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगर फूल गोभी का पूछा जाए तो वो भी ध्यान में रखना, ब्रेसिका ओलेरेसिया जो बोट्राइटिस होता है वो फूल गोभी का होता है। और जो ब्रोकली होती है उसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान में रखना, ब्रोकली का वैज्ञानिक नाम जो है ब्रेसिका ओलेरेसिया इटालिका होता है, यानी ब्रोकली के लिए हमारा डी ऑप्शन होगा, वो भी ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटन का कुल कौन सा है, यानी जो टमाटर है उसका कुल कौन सा है। तो जो टमाटर होता है वो सोलेनेसी कुल का होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, सही सुमेलित कीजिए, यानी जो हमारे पास यहाँ पर मिलान किया हुआ दिया है उसमें से सही कौन सा है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर जो पपीता है उसमें प्यूनिक एसिड दिया है जो कि गलत है। पपीता का जो कुल होता है वो कैरिक एसिड होता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आम में दिया है वो एनाकार्डियेसी दिया है, यानी जो आम का जो होता है वो कुल एनाकार्डियेसी होता है, वो कि बिल्कुल सही है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो भी मिलान वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया है आम केरिसा करंडसी, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, यानी जो ये तो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि बिल्कुल सही है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, खजूर को कितनी ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर जो हीट यूनिट होती है उसको पूछा गया है। तो खजूर को जो हीट यूनिट की आवश्यकता होती है वो 3300 डिग्री होती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, आलू में कंद निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना है। तो जो आलू के कंद निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान होता है वो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, एक पादप कोशिका या ऊतक से संपूर्ण पादप बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो है एक कोशिका या ऊतक से जो संपूर्ण पादप बनाने की क्रिया है उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, रूटेक्स व सेरोडेक्स किस हार्मोन के व्यापारिक नाम है। तो रूटेक्स और सेरोडेक्स जो है वो इंडोल ब्यूटारिक एसिड के व्यापारिक नाम होते हैं, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है IBA, ये सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, गुलाब के प्रवर्धन की व्यापारिक विधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो गुलाब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है वो है टी या फिर शील्ड कलिकायन, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, अनार एवं अंगूर के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है। तो जो अनार एवं अंगूर के अंदर व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है वो कठोर काष्ठीय कलम, यानी जो हार्डवुड कटिंग है वो होती है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, उपरोपण में पौधों का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो जो उपरोपण होता है उसके अंदर ग्राफ्टिंग के अंदर जो पौधे का ऊपरी भाग होता है उसको सांकुर डाली कहते हैं, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, आम के प्रवर्धन की कौन सी विधि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है वो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के अंदर मूल व्रंत कितने दिन पुराना लिया जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना।
8 से 15 दिन पुराना मूलवृंत यहाँ से लिया जाता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है बेर के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है। तो जो बेर के अंदर व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है वो रिंग वोडिंग है, यानी जो छल्ला कलिकायन होता है उसको अपनाया जाता है बेर के अंदर। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे किया जाता है। तो जो केले के अंदर जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो स्वार्ट सकर्स के द्वारा किया जाता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसके संबंध में एक और प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर स्वार्ट सकर्स का वजन कितना लिया जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना। जो स्वार्ट सकर्स का वजन है वो 500 से 750 ग्राम लिया जाता है, यानी जो हमारा, इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है बहुभ्रूणता किस फल में पाई जाती है। तो जो बहुभ्रूणता है वो आम के अंदर भी पाई जाती है और सिट्रस के अंदर भी पाई जाती है और जामुन के अंदर भी पाई जाती है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, तो वो ध्यान में रखना, जो सबसे अधिक बहुभ्रूणता है वो सिट्रस के अंदर पाई जाती है। तो ये वाली बात भी ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मीडो आर्चर्ड में अमरूद के लिए दूरी कितनी रखी जाती है। तो यहाँ पर अमरूद की जो दूरी है वो मीडो आर्चर्ड में 2x1 मीटर रखी जाती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पपीता के पौधों को प्रतिरोपित करने की उपयुक्त उम्र है। तो जो पपीता के पौधों को प्रतिरोपित करने की उपयुक्त उम्र होती है वो 1.5 से 2 माह होती है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लेकिन सामान्य ये बात ध्यान रखना, सभी जितने भी फल वाले पौधे होते हैं इनको प्रतिरोपित करने की जो उपयुक्त उम्र होती है वो 1 वर्ष होती है। लेकिन यहाँ पर जो पपीता की है वो अपवाद के रूप में 1.5 माह से 2 माह होती है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है शीतलहर एवं लू से बचाव हेतु वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाते हैं। तो जो शीतलहर एवं लू से बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष होते हैं वो उत्तर से पश्चिम दिशा में लगाते हैं, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वर्गाकार विधि की अपेक्षा जो षटभुजाकार विधि है उसमें 15% पौधे अधिक लगा सकते हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल वृक्ष कौन सा है। तो जो पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल वृक्ष है वो पपीता और आंवला है, यानी जो हमारा बी ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगर सब्जियों में पूछा जाए तो ध्यान रखना, सोलेनेसी कुल की जितनी भी सब्जियां हैं, आलू और ये बैंगन टमाटर और जितनी भी ये कॉल क्रॉप्स हैं, फूल गोभी पत्ता गोभी, वो भी पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पहाड़ी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु अनुमोदित रेखांकन विधि कौन सी है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त रेखांकन विधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो है कंटूर विधि उपयुक्त होती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, वो भी ध्यान रखना, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए पौधरोपण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है उसके लिए त्रिभुजाकार विधि होती है, वो उपयुक्त मानी जाती है, यानी यहाँ पर दोनों बातें कंफ्यूज करने वाली है, तो दोनों ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो शीर्ष प्रभाविता बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो जो शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाने वाला हार्मोन है वो ऑक्सिन होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है कठोर प्रूनिंग किस फल वृक्ष में की जाती है। तो जो कठोर प्रूनिंग है वो बेर के अंदर की जाती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है फलों को पकाने हैं तो किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो जो फलों को पकाने वाला हार्मोन है वो इथाइलिन है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है फूलों एवं फलों को झड़ने से रोकने हेतु किस वृद्धि नियंत्रक का छिड़काव किया जाता है। तो यहाँ पर जो फूल एवं फलों को झड़ने से रोकने के लिए नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड का उपयोग किया जाता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है NaA वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है बेर में काट छांट करने का उपयुक्त समय कौन सा है।
तो जो बेर के अंदर काट छांट करने का उपयुक्त समय है वो मध्य अप्रैल से मध्य मई होता है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला वृद्धि नियंत्रक कौन सा है। तो जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला वृद्धि नियंत्रक है वो साइटोकाइनिन होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है बीजों की सुषुप्त अवस्था तोड़ने हेतु किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो बीजों की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए यहाँ पर जिबरेलिन का उपयोग किया जाता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है प्याज का अंकुरण रोकने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्याज का अंकुरण है उसको रोकने के लिए मेलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जाता है, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, ये MH से लिखा जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल कितना रखते हैं। तो प्याज के लिए जो नर्सरी का क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग मीटर रखा जाता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र है वो हेसरगट्टा बेंगलुरु के अंदर स्थित है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। तो जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत है वो 2005 से 6 के बीच में हुई थी, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में और भी नए प्रश्नों के साथ किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।